देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो असंसदीय हो। ललन सिंह जी ने अगर बहुरूपिया कहा तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। सत्ता में आने के पहले नरेंद्र मोदी जी 2001 के पूर्व तक गुजरात सरकार के जातीय वर्गीकरण के अनुसार सवर्ण थे। उनकी जाति मोड़ घाची जो है उसे सत्ता में आने के बाद उन्होंने पिछड़ी जातियों में शामिल कराया। अब उसे एक कदम वो आगे बढ़े, उन्हें उनकी पार्टी ने अति पिछड़े प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचारित किया, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया। जबकि ये सच है कि गुजरात में अति पिछड़ा वर्ग का सृजन ही नहीं हो पाया और लोगों को छलने के लिए तरह तरह के वायदे और उन वायदों को कभी भी पूरा नहीं करने का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे इस पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की जो अब तक फहरिस्त है, कहीं ना कहीं वो उस गरिमा के अनुकूल उनका आचरण नहीं रहा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर जिस तरह के सतही आरोप लगाए, जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है, उसको हम कतई न केवल असंसदीय कह सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का विमर्श उनके शब्दों ने काफ़ी हद तक बिगाड़ने का काम किया है। और इसीलिए आज जब उन्हें कहा जाता है बहुरूपिया या ढोंगी, तो ढोंग आप चाय वाले का करते हैं, लेकिन जिस तरह से 10 लाख की सूट और जो कुछ भी इस देश में जो एक स्वरूप उभर करके राजनीति का आया है, उसमें उनके कथनी और करनी का फर्क बिल्कुल साफ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को होने जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संगठन को मजबूत करना और भाजपा आरएसएस की प्रतिशोधी नीतियों से लड़ना मेरा कर्तव्य है। वे देश को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, वे पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को बांट रहे हैं, वे सब कुछ चुनाव के नजरिए से देखते हैं। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, इस तरह के आरोप तो लगेंगे और आरोप लगने की वजह बिल्कुल साफ है। अगर आप पिछड़ों और दलितों की हिमायती हैं तो फिर आरएसएस के नेतृत्व का जो शीर्ष है, आज तक 5 ब्राह्मण और 1 ठाकुर शीर्ष पर पहुंचे हैं। सर कार्यवाह जैसे दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर भी कोई दलित या पिछड़ा नहीं पहुंच पाया। अन्य सवर्णों की जातियां भी नहीं पहुंच पाई। तो मुझे लगता है अगर ऐसे आरोप नहीं लगेंगे तो फिर आत्मचिंतन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न नहीं होगी। और दलितों के आरक्षण को लेकर के अगर आप देखें, पूर्व में जनसंघ के नेताओं के बयान, उसके बाद आरएसएस प्रमुख का बयान 2015 में, जो किस कदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, हम ये कह सकते हैं कि प्रलयंकारी संकट लेकर के आया और 53 सीटों पर भाजपा सिमट करके रह गई। उसके बाद भी समय समय उनके नेताओं के बयान इस आशय के होते हैं जिससे कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के उनकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए इन आरोपों में दम है और भाजपा को इन आरोपों पर तथ्यपरक तरीके से जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कानूनी संकट में फंसे अपने नेताओं का बचाव करते हुए कहा कि जो सीबीआई ने नोटिस भेजा है डिप्टी सीएम सिसोदिया को, ये एक गिरफ्तार करने की साजिश है। उन्होंने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों की तुलना आज के भगत सिंह से की है। मुझे लगता है ऐसे इस तरह के तुलना की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शहीद भगत सिंह ने इस देश के लिए आहुतियाँ दी। जिस तरह से उनके आज भी उनकी डायरी और उनके जो शब्द हैं वो लोगों के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी के उस दौर को गुंजायमान करते हैं और लोगों को ये लगता है कि किस तरह से उन्होंने शहादत देकर के इस देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाने में क्या योगदान दिया। लेकिन जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, निसंदेह मनीष सिसोदिया के सवाल पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दिल्ली के स्कूली शिक्षा को उन्होंने काफ़ी हद तक पब्लिक स्कूल्स के बराबरी में लाने का काम किया है
और जिस तरह से उन्हें निशाने पर लाया गया जबकि उनके घर पर कुछ भी नहीं मिला, तो इसके बाद ये तय है कि आप पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं और इसीलिए अपने प्रतिद्वंदियों को जो साधने का जो उनका तरीका है उसी का इस्तेमाल वो आपके नेताओं के खिलाफ भी कर रहे हैं। हिंदी को अव्यवहारिक और विभाजनकारी थोपने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके ये बात कही। देखिए, हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर पूरे देश में स्वीकार किया गया है। अब इसमें दक्षिण के जो भी राज्य हैं, और चूंकि तमिलनाडु में हिंदी विरोध एक प्रमुख मुद्दा रहा है और ये उनके प्रमुख आंदोलन का जो द्रविड़ आंदोलन है उसकी बुनियाद रही है, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस पर केंद्र को भी लचीला रुख रखना होगा और डीएमके को भी सकारात्मक तरीके से ढूंढना होगा कि क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व बरकरार रहे और हिंदी जो इस देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उसकी गरिमा भी बरकरार रहे। भूख सूचकांक में भारत 107वें पैदान पर है। इसको लेकर के विपक्ष तो हमलावर था ही, अब उस हमलावर में राहुल गांधी भी जुड़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह कर भारत को कमजोर करने के काम करेगी? देखिए, इस देश के 84% परिवारों की आमदनी घटी है। 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 375 रुपए से कम कमाने वाले लोगों की संख्या 375 रुपए है। अगर आपकी आय घटती है या आप बेरोजगारी के शिकार होते हैं, छटनीग्रस्त हो जाते हैं और जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई सामने में है तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी। और ये जो तालिका है, कितना शर्मनाक प्रदर्शन भारत का है कि 121 देशों की तालिका में आप 107वें नंबर पर हैं। मुझे लगता है भारत सरकार के बड़बोले दावों की हवा निकल गई है और इसका जवाब ढूंढने से भी उन्हें नहीं मिलेगा।